हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सॉन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि एनसीएफ 2023 में साइंस को किस तरीके से पढ़ाने के लिए इंस्पायर किया गया है। दोस्तों, एनसीएफ 2023 के चैप्टर नंबर 4 पे साइंस के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे हमें साइंस को अपने इन्वायरमेंट से, अपने वर्ल्ड से कैसे रिलेट करना है और किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे हमें पढ़ाना है। इसके बारे में एनसीएफ 2023 के चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है कि साइंस को हमें कैसे पढ़ाना है, हमारा क्या एम होना चाहिए, हमारा कैसा डेवलपमेंट हमें किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं। तो आज हम लोग साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। सो आपका जो भी वीडियो है, जो भी सब्जेक्ट है जिस पर आप केवीएस इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कि पर्टिकुलर एग्जाम जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए कि इसको हम किस तरीके से बच्चों को डिलीवर करेंगे साइंस के बारे में या सोशल साइंस के बारे में या मैथमेटिक्स के बारे में। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पर साइंस एजुकेशन दिया गया है चैप्टर नंबर 4 पे। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि साइंस इज अ डायनेमिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इनेबल्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। यानी साइंस एक ऐसा डायनेमिक सब्जेक्ट है जिससे हमें वर्ल्ड के बारे में जानकारी मिलती है। हमारे जो थॉट प्रोसेस, मतलब थॉट्स के थ्रू, अपने प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे हम वर्ड्स को समझते हैं और इससे हमें एक वैलिड नॉलेज मिलता है अबाउट द वर्ल्ड, साइंटिफिक वैल्यूज, कैपेसिटीज, इन सब के बारे में। यानी कह सकते हैं कि एविडेंस बेस्ड थिंकिंग इससे डेवलप होती है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज ऑफ इफेक्ट रिलेशनशिप्स, मतलब कारण क्या है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, ये रिलेशनशिप भी हम लोग इसमें साइंस के थ्रू समझ सकते हैं। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो साइंस है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लॉजिकल थिंकिंग के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए। इन स्कूल कैरिकुलम चिल्ड्रन स्टार्ट्स लर्निंग प्रोसेस ऑफ साइंस, मतलब स्कूल कैरिकुलम जो होता है उसमें बच्चे साइंस प्रोसेस को सीखना शुरू कर देते हैं फंडामेंटल स्टेज से, और प्रीपरेटरी स्टेज से हम लोग सीखना शुरू कर देते हैं प्रोसेस ऑफ साइंस। साइंस के जो प्रोसेस होते हैं उनको समझना शुरू कर देते हैं। साइंस इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ सेपरेट सर्कुलर एरिया ओनली इन द मिडिल स्टेज। मीन्स टू से जब हम मिडिल स्टेज में पहुंचते हैं, जैसे हमारा कैलकुलम जो इस बार है वो 5 3 3 + 4 है, तो ये वाला जो 3 होता है ये होता है मिडिल। सो इसमें कहा गया कि जब मिडिल स्टेज में होता है तब ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है। क्यों? मिडिल स्टेज जो स्टार्ट होता है वो होता है 9th 10th, सॉरी 5 6 6 7 8, ये हो गया मिडिल स्टेज। और उसके बाद फोर्थ में आ जाता है 9 10 11 और 12। तो इसमें ये कहा गया है कि जो मिडिल स्टेज है ये थोड़ा सा यहाँ से कुछ सेपरेट सर्कुलर कैरिकुलर एरिया हो जाते हैं, और इस स्टेज में अप्रोच इंटीग्रेट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। यानी 6 7 8 से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कुछ अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे हमें मिलने लगते हैं। आप लोगों ने भी अगर पढ़ाया होगा तो आपको पता होगा कि 6 7 8 में पर्टिकुलर बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ अलग अलग चैप्टर्स यहाँ पे हमें मिलने लगते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें जो सेकेंडरी स्टेज है, तो उसमें पूरी तरीके से ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं। और देखिए इसमें क्या कहा गया है, कहा गया द इंटीग्रेटेड अप्रोच कंटिन्यूज इन द फर्स्ट 2 years ऑफ सेकेंडरी स्टेज। यानी 9th और 10th में ये जो सेपरेशन है ये लगातार लागू होता है, ये आप लोगों को भी पता है। 9th में फिजिक्स केमिस्ट्री, 9th और 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की बुक्स ही बिल्कुल सेपरेट हो जाती हैं। Students gets opportunity to understand nature and each discipline more deeply to and develop specific competencies related to each। मतलब ये हमारे पास मौका मिलता है कि हम अलग अलग चीज़ें यहाँ पर डेवलप कर सके, एक थिंकिंग डेवलप कर सके हर एक सब्जेक्ट्स के लिए। सो यहाँ पे कहा गया स्टूडेंट्स वुड अंडरस्टैंड वर्ड अराउंड देम। यानी इस पूरे एनसीएफ में ये बात बताई गई है कि अगर आप साइंस पढ़ाना चाहते हैं तो आपको साइंस जो है वर्ड से रिलेट करके, सराउंडिंग से रिलेट करके ही पढ़ाना है। दे आर एबल टू स्ट्रेंथ द अंडरस्टैंडिंग एक्वायर्ड अर्लियर स्टेजेस एंड ऑल्सो लर्न communicate this understanding in different ways. Connection with the other curricular areas are also emphasized.
और इससे जो दूसरे भी करिकुलर एरियाज होते हैं उनसे भी इनकी थिंकिंग पावर बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 4.1 में क्या बताया गया कि हमारे एम्स क्या होने चाहिए। तो चूंकि एक साइंस एक वैलिड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में और डेवलप करता है इंपॉर्टेंट कैपेसिटीज अलोंग विद वैल्यूज एंड डिपोजिशंस। द वर्ल्ड इटसेल्फ अंडरगोइंग रैपिड चेंजेस, हमें पता है कि इस वर्ल्ड पे लगातार संसार में लगातार बदलाव हो रहे हैं, इसलिए ह्यूमन बींग्स को भी जरूरत है कि वो इन बदलावों को एडॉप्ट करें इफेक्टिवली while also being creators of change. In this dynamic in which science contributes to societal, human, technological and economic development through new knowledge and innovations. मतलब यहाँ पे हमारा उद्देश्य जो है वो साइंस के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना और इनोवेशंस नए नए इनोवेशंस करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो एम ऑफ साइंस की बात करें, हमारे कौन कौन से एम्स ऑफ साइंस एजुकेशन रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे साइंटिफिक नॉलेज के लिए। डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ साइंटिफिक मेथड, हम साइंटिफिक मेथड का यूज करें, ये हमें डेवलपिंग एबिलिटी लानी है। डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ साइंटिफिक नॉलेज इवॉल्व्स, और हमें साइंस को और ज़्यादा इवॉल्व करना है और ज़्यादा आगे बढ़ाना है। तो स्टूडेंट्स डेवलप अ हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस। दे अंडरस्टैंड दैट साइंटिफिक नॉलेज developed as a result of efforts of many individual across many years। यानी ये जो साइंस डेवलप हुआ है ये कई सालों से हुआ है, कई सालों में हो और आगे भी लगातार होता रहेगा। फिर यहाँ पे हमें ये अंडरस्टैंड डेवलप करना है कि साइंस और दूसरे करिकुलर एरियाज में क्या रिलेशंस है। जैसे साइंस का हम मेडिकल में क्या यूज कर सकते हैं, साइंस का हम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या यूज कर सकते हैं, साइंस का हम एस्ट्रोनॉमी में क्या यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें, इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, इनके बीच में साइंस जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करना है। डेवलपिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर, यानी जो हमारा सोचने का तरीका है उसको भी हमें साइंटिफिक में करना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। स्टूडेंट्स डेवलप क्रिटिकल एंड एविडेंस बेस्ड थिंकिंग एंड फ्रीडम ऑफ फ्रॉम फियर एंड प्रिजुडिस। दे डेवलप क्यूरियोसिटी एंड सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, मतलब उनके अंदर क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 4.2 में बताया गया नेचर कैसा होना चाहिए नॉलेज का। तो साइंस प्रोवाइड्स मेथड एंड नेसेसरी टूल्स टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, यानी साइंस एक इकलौता ऐसा मीडियम है जो प्रोवाइड कराता है मेथड्स और कुछ आवश्यक इंपॉर्टेंट टूल्स जिससे हम एक्सप्लोर कर सकें, समझ सकें इस वर्ल्ड को। आपको पता ही होगा जैसे कि आप किस तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि पहले हम लोग इस दुनिया से परिचित थे, अब हम लोग यूनिवर्स को देख रहे हैं वाया वेरियस टेलीस्कोप, जैसे हबल टेलीस्कोप हो गया, पहले हबल टेलीस्कोप था। तो इस तरीके से लगातार साइंस क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। अब यहाँ पे बी नंबर में क्या है कि साइंटिफिक नॉलेज कीप्स इवॉल्विंग, यानी जो साइंटिफिक नॉलेज है ये लगातार बढ़ते रहना चाहिए। साइंस इज फंडामेंटली अ क्रिएटिव इंडिवियर, it involves imagination of different possibilities, new ideas, alternatives, possibilities। साइंस किस तरीके से, साइंस में किस तरीके से इन्वॉल्व है, नए नए इमेजिनेशन, नए नए आइडियाज, नई नई पॉसिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड को समझने की। क्योंकि साइंस कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी है इमेजिनेशन की भी, कि किस तरीके से इमेजिन करके अल्बर्ट आइंस्टीन और वेरियस साइंटिस्ट ने नए नए थ्योरम्स दी। भले ही वो बाद में सही प्रूफ हुई, उस समय नहीं हो पाए, लेकिन ये उनका इमेजिनेशन ही था। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल के बारे में कहा था और उससे लगभग 100 साल बाद ब्लैक होल को प्रूफ किया गया, एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया गया। तो इस तरीके से नए नए जो इमेजिनेशंस है कहीं ना कहीं वो साइंस को और ज़्यादा डेवलप करते हैं। अब बात आती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक चैलेंजेस, मीन्स टू से जब हम लोग साइंस पढ़ाते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जब हम लोग साइंस पढ़ाते हैं तो हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं अगर हम साइंस पढ़ाते हैं। ऐसे मैथ्स पढ़ाते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं। तो ए मेजर चैलेंज रिलेटेड टू साइंस इन द स्कूल करिकुलम इज नेग्लेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी जब हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को नेग्लेक्ट करने लगते हैं वो सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत करता है।
और इससे हम लोग साइंस के जो कैपेसिटी प्रोसेस है उसको भी हम यहाँ पे इग्नोर करने लगते हैं। साइंस टीचिंग लर्निंग इज मोस्टली बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम लोग यहाँ पे जब साइंस पढ़ाते हैं तो मोस्टली टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाते हैं, हम उसको रिलेट नहीं करते अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से उसको रिलेट नहीं करते, जिससे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है स्टूडेंट्स में। विद द फोकस ऑन फैक्ट एंड डेफिनेशंस, वन रीजन फॉर दिस इज द करिकुलर लोड। और इसका सबसे जो एक कारण एक हो सकता है जो करिकुलर लोड है, यानी जो हमारा सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए, विच रिड्यूसेस द टाइम अवेलेबल फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, जिससे जो टाइम अवेलेबल होता है एक्सप्लोर करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, वो कम हो जाता है। यानी बच्चा अगर सोचता ही रहे, सोचता ही रहे, सोचता ही रहे, क्रिटिकल इस तरीके से एक्सप्लोर करें, तो उससे क्या होता है कि जो करिकुलर लोड है कि हमें ये सिलेबस पूरा करना है, उसमें टाइम कम हो जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेस कैपेसिटीज रिक्वायर्स टाइम विच इज करंटली मिसिंग। देखिए, अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि ये बताइए कि इस समय साइंस अगर हम पढ़ाना चाहें तो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो वो चीज, सबसे पहली चीज क्या है कि हम बुक्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स पे। एक जो एक्सप्लोर करने का जो टाइम है वो हमारे लिए कम है। Another challenge is the disconnect between what students observe and experience outside the school and the school curriculum. Students come to school with their own theories about the world around them. These theories develop as they observe the world around them and seeks explanations for what they see. Often, these theories conflict with what is being discussed in the classroom. मतलब जो बच्चा बाहर से सीख के आता है, जब वो यहाँ पे इस बारे में डिस्कशन करता है तो वो ये देखता है कि जो उसने देखा वो बुक से काफी अलग है। Their existence notions do not get addressed in the classroom and there is a separation between home and school science. और इससे क्या होता है कि एक बाहरी साइंस और एक स्कूल की साइंस में सेपरेशन आ जाता है। As students move higher grades, the demands on them increase and the curricular load becomes greater. जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जो करिकुलर लोड है वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। The need for abstract thinking also increases. It's critical that the students develop the capacity to able to make the progression. However, the current focus on does not build their capacities. जैसे कि यहाँ पे देखिए कहा गया कि जैसे जैसे हम क्लासेस बढ़ती है वैसे वैसे एक करिकुलर लोड भी बढ़ता रहता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो साइंस बेस्ड ना होने की वजह से भी उनको साइंस को समझने में दिक्कत आती है। जैसे कि लेबोरेटरीज हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, अपार्टस हो गए, इनका एक्सेस चाहिए। एंड दिस इज नेग्लेक्टेड एरियाज, और इनको लो कॉस्ट इजिली अवेलेबल मटेरियल आर आल्सो नॉट यूज इन सिंस, मतलब जो लो कॉस्ट है उनको भी यहाँ पे यूज नहीं किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, टीचर्स लैक द कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई व्हाट इज नीडेड, हाउ टू डेवलप इट। और टीचर्स के पास भी, काफी टीचर्स के पास ये दिक्कत होती है कि उनको ये नहीं पता कि किसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। एट द सेकेंडरी स्टेज मीन्स 9, 10th, 11th, 12th, एक्सेस टू लेबोरेटरी इज नॉन निगोशिएबल, यानी बच्चे लेबोरेटरी में नहीं जाते। Students must be able to manipulate apparatus, use materials, design simple experiments to truly develop important capacities related to science. यानी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट बेस्ड हमें यहाँ पर पढ़ाना चाहिए। फिर आगे इसमें देखिए लर्निंग स्टैंडर्ड्स, यानी लर्निंग स्टैंडर्ड्स में क्या कहा गया, स्टेज वाइज करिकुलर गोल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, मतलब कौन सी स्टेज में हमारे क्या करिकुलर गोल्स होने चाहिए उसके बारे में बताया गया है। जैसे बात करें मिडिल स्टेज की, तो मिडिल स्टेज कहां से कहां तक आता है, तो मिडिल स्टेज आता है 6 to 8। सो यहाँ पे जो करिकुलर गोल 1 है, क्लासीफाई मैटर एंड ऑब्जर्वेबल फिजिकल सॉलिड लिक्विड गैस, इनको हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहिए। डिस्क्राइब चेंज इन मैटर मीन्स केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, इससे हमें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए इस लेवल पर। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट एंड मेजर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वॉल्यूम, वेट, ये सब हमें कराना चाहिए।
ये किसकी बात कर रहे हैं, ये 6 to 8 मिडिल यहाँ पे स्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, मिडिल स्टेज की बात कर रहे हैं। उसके बाद डिस्क्राइब वन डायमेंशनल मोशन, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन वगैरह हो गया, इसको हमें यहाँ डिराइव करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा डिफाइन करना चाहिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या हो सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, जिसमें हमें ये डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, इसको ऑब्जर्व कराना चाहिए। एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड टेलीस्कोप इमेजेस, इनके बारे में। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। एनालिसिस द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये बायोसिटी, ये सारी चीजें बच्चों को मालूम होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हाइजीन वेल बीइंग, ठीक, ये बायो की चीजें हैं, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप चैप्टर 4 जरूर पढ़िएगा, जहां से आपको पता चले कि किस तरीके से आपको साइंस को एजुकेट करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए ग्रेड 6 ग्रेड 7 ग्रेड 8, इसी को मिडिल स्टेज बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए इन शॉर्ट बताया गया कि क्या क्या बच्चों को मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज की। सेकेंडरी स्टेज मीन्स 9 to 12। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट बेस्ड आ जाता है, जहाँ पे पीरियोडिक टेबल पढ़ सकते हैं, बोहर्स मॉडल पढ़ सकते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन डिस्टिलेशन हो गया। उसके बाद के नॉन मेटल्स, मेटल्स क्या होते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, न्यूटन्स लॉ, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद करंट, वोल्टेज, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज कंस्ट्रक्टिंग अ सिंपल मशीन्स। तो इस तरीके से ये चीजें हमें वहां पे एक्सप्लोर करनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें कहाँ पे, मतलब क्लास वाइज के हिसाब से हमें यहाँ पे ये हमारा करिकुलम गोल्स होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए इस तरीके से 9th और 10th में क्या गोल्स होने चाहिए। एनालिसिस द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, कंपिटेंसीज मैनिपुलेट्स एंड एनालिसिस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्किट्स। अब जैसे यहाँ पे कैलकुलेट्स एनर्जी कंज्यूम बाय डिवाइस बेस्ड ऑन इट्स वॉट, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें एक्टिविटी करानी चाहिए। रेशनल फॉर सिलेक्शन एंड इसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द वर्ड, मतलब हमें किस तरीके से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, ये यहाँ पे दिया गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मिडिल स्टेज के बारे में भी कहा गया है, मिडिल स्टेज कि कौन कौन से यहाँ पे इसेंशियल कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं लर्निंग स्टैंडर्ड्स के इस स्टेज में। तो रिलेट द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्वेशंस ऑफ देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, मतलब यहाँ पे हमें बच्चों को उनके एनवायरमेंट से रिलेट करना है। स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है कि वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को फाइंड कर सके कॉमनली ऑब्जर्व एक्सपीरियंस फिनोमेना। जैसे बात करें कि स्काई का कलर जो है वो ब्लू होता है, तो क्यों होता है, इसमें हम उनकी हेल्प कर सकें। अब यहाँ पे हेल्प स्टूडेंट टू सी डिफरेंस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट, हेल्प स्टूडेंट्स टू इंगेज विद कॉमन एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के जो हमारी स्टडी होनी चाहिए, चाहे सेकेंडरी स्टेज में ग्रेड 9 और ग्रेड 10 की हो या फिर 11th और 12th की हो, कुल मिलाकर के जो साइंस है वो हमारा एक्सपेरिमेंट बेस्ड होना चाहिए, ना कि टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए। क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट बेस्ड होगा तभी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, अच्छे से इस चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे, अच्छे से साइंस को समझ पाएंगे। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप पूरी तरह डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।